ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वास्तु और हम में। दर्शकों, आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है आर.के. सुतार जी, जो कि वास्तु कंसल्टेंट है। आर.के. सुतार जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि वास्तु जो है वो एक तरह का विज्ञान है, तो उसका कोई आधार भी है क्या? अर्पित जी, आप ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे जी कि हमारे देश में अभी काफी वास्तु की मान्यता हो जाने पर भी एक तबके को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये विज्ञान सम्मत है या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पाश्चात्य जगत में भारतीय वास्तुशास्त्र के जितने नियम हैं उन सब पे बहुत गहरा शोध हुआ है, और शोध का जो नतीजा है वो बहुत उत्साहजनक है, पूर्णतया वैज्ञानिक है। जी। और इस कितना वैज्ञानिक है इसका मैं एक दो छोटे उदाहरणों से आपके सामने रखने की अनुमति चाहता हूँ। जी। कि जैसे भारतीय वास्तुशास्त्र ये कहता है कि पूर्व दिशा जो है तो इस तरफ बड़े बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए, खिड़की दरवाजे खूब होने चाहिए, बड़े कोई भी तरह के ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचे उसमें। ऐसा भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है। उस तरफ हम पानी का सोर्स रख सकते हैं, उत्तर पूर्व में, ऐसा भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि पूर्व दिशा प्राणिक ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का सोर्स डायरेक्शन है, और प्रातःकालीन जो सूर्य रश्मियां होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट्स होती हैं। बिल्कुल। तो ये अल्ट्रावायलेट्स जो है, ये आधुनिक विज्ञान ये कहता है, भारतीय वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में कहीं भी अल्ट्रावायलेट शब्द का जिक्र नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि ये करने से लाभ होगा और ये करने से हानि होगी, और ये खुला रखना चाहिए, खिड़की दरवाजे ज्यादा होने चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि ये जो खिड़की दरवाजे ज़्यादा होना और खुली जगह रखना और बड़े बड़े पेड़ और इधर नहीं रखना, ये बहुत ही विज्ञान सम्मत है, क्योंकि वो जो अल्ट्रावायलेट्स हैं वो मानव मात्र के लिए बहुत कल्याणकारी है। उसमें विटामिन डी होता है, वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, इवन स्किन कैंसर जैसी चीज़ को ठीक कर सकता है। तो वो उसकी अधिकतम अमाउंट हमको मिले, अधिकतम मात्रा में हमको अल्ट्रावायलेट्स मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरफ हमारे खिड़की दरवाजे हों, बड़े बड़े हों, खुले रहें, खुले स्थान हो। और वहाँ मान लीजिए वाटर बॉडी है, हमने पानी का सोर्स है, मायने उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, पहले प्रारंभ में जब मैं भारतीय वास्तुशास्त्र जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, आज भी विद्यार्थी हूँ, तो उस समय क्या है कि एक बात मन में आती थी कि कहीं कोई विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि सारा ढाल इधर होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ कहते हैं, मेरे मन में आता है कि जब सारा ढाल इधर होगा तो इससे तो सारी गंदगी यहाँ आ जाएगी। आप कहते हैं साफ सफाई रखना चाहिए, तो ये तो विरोधाभास हो गया। ये भी एक नियम है कि साफ सफाई होनी चाहिए इधर। बिल्कुल। तो समझ में आया कि नहीं, साफ सफाई होनी चाहिए, ढाल होना चाहिए, और ढाल है इसलिए पानी रुकेगा नहीं। जी। फिर भी किसी कारण से रुक गया, हाँ। और आपने अगर वास्तु के नियम का पालन करके इधर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कर रखी है, सूर्य प्रकाश की, तो वो अल्ट्रावायलेट है, वो बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देगा। और इसके विपरीत आप ये मानिए कि पश्चिम जो दिशा है उसके लिए भारतीय वास्तुशास्त्र का नियम ये है कि इधर कम से कम खिड़की दरवाजे हो, पूर्व की तुलना में कम हो, ऊंची दीवार हो, मोटी दीवार हो, बड़े पेड़ हो। क्यों? वो इसलिए कि मॉडर्न विज्ञान जो है, साइंस है, वो ये कहता है कि सूर्यास्त के समय में इंफ्रारेड्स होती हैं, सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट्स नहीं होती, और ये इंफ्रारेड्स कैंसर तक डेवलप कर सकती हैं। तो इसकी मात्रा हम तक कम पहुंचे, इसलिए हमको इस तरह से करना चाहिए। तो इस तरह से ऐसी खूब सारी बातें हैं जिनके माध्यम से निरंतर अब ये प्रमाणित होता चला गया है कि भारतीय वास्तुशास्त्र पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। जी। लेकिन आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अक्सर होता है कि वास्तु अपनाने से पहले एक संशय दिमाग में होता है लोगों के कि यार तोड़फोड़ बहुत करनी होगी, बहुत सारा खर्चा होगा, तो क्या बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु के जो उपाय हैं वो संभव हैं क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये हर व्यक्ति के जहन में ये प्रश्न उठता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच इसी बात से रहता है कि पता नहीं क्या क्या तोड़ना पड़ जाएगा, है ना। दो बातें हैं जो हमको समानांतर रूप से याद रखनी है। पहली चीज कि भारतीय वास्तुशास्त्र जो है वो इस बात को कहीं भी ऐसे आग्रह नहीं करता कि हमेशा तोड़फोड़ ही करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दैनिक जीवन में हम जब किसी चीज़ का पालन हमने गलत कर लिया है, पालन प्रॉपर नहीं हुआ है और तोड़फोड़ ही आवश्यक होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई ये तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी,
तो वैकल्पिक उपायों पे जाते हैं। जी। मेरा ये कहना है कि किसी भी भवन का परीक्षण करने पर 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि नहीं, इसका कोई भी उपाय नहीं है, पर ऐसा बहुत कम बार होता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि नहीं, उपाय है लेकिन थोड़े ज्यादा हैं, कुछ तोड़फोड़ भी करनी पड़ सकती है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि नहीं, बहुत छोटे से उपाय से काम हो जाएगा। जी। बहुत छोटे से उपाय से काम हो जाए तो तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ तोड़फोड़ की आवश्यकता होती है वहाँ कई बार ऐसा होता है कि घर का मालिक ये सोचता है कि भाई इतना तोड़फोड़ करेंगे, इतना पैसा लग जाएगा, तो फिर एक बार ऐसे ही चला लेते हैं। ऐसी स्थिति में आजकल मार्केटिंग का ज़माना है। बिल्कुल। पिरामिड और दूसरे जितने उपाय हैं उन सब की बहुत उपयोगिता है, पर उपयोगिता होने पर भी कई बार क्या होता है कि दिल को दिलासा देने के लिए क्लाइंट का दिल नहीं टूटे इसलिए कह देते हैं अच्छा ठीक है, आप नहीं तोड़ सकते या नहीं तोड़ना चाहते तो चलो ये लगा लो तो कुछ आराम मिल जाएगा। हाँ। वास्तविकता ये है कि जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ तोड़ना ही उपाय है, क्योंकि हमें जीवन में सीमित समय मिला है और हम एक्सपेरिमेंट्स करते करते जो समय, धन और ऊर्जा लगा देते हैं तो उसकी वापस मैकअप करना, पूर्ति करना संभव नहीं है। तो एक पंक्ति में सहज आवश्यक मतलब जवाब ये हुआ कि बिना तोड़फोड़ संभव है, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा नहीं। जी। अक्सर ये भी होता है कि वास्तु को समानांतर भी माना जाता है बहुत से विधाओं के, और खासतौर पर फेंग शुई जो विधा है, कहा जाता है कि वास्तु कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से समानांतर चलता है। तो अंतर है फेंग शुई और वास्तु में या फिर समानांतर है ये दोनों विधाएं? फेंग शुई जो है वो चीन देश का वास्तु विज्ञान है जी। और भारतीय वास्तु शास्त्र आप जी जानते हैं। जी। दोनों में एक अंतर है। जी। मैं तुलना करके फेंग शुई का कद कम करने की नियत से कोई बात नहीं कर रहा, जी। एक बिल्कुल एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं। जी। एक उदाहरण से मैं बात रखना चाहूँगा कि जैसे फेंग शुई है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो जन्म है वो चीन के सुदूर उस हिस्से में हुआ जिधर उनका रेगिस्तानी इलाका है, और जिस इलाके में इसका उद्भव हुआ उसमें वो रेगिस्तानी इलाका भी उत्तर पूर्व में पड़ता है। जी। तो उधर से जो हवाएं चलती थी तो धूल भरी आंधियां भी आती थी। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि उत्तर पूर्व जो दिशा है इस तरफ कम से कम खिड़की दरवाजे हो। वो कम से कम खिड़की दरवाजे होना वहां उनकी स्थानीय आवश्यकता थी, लेकिन वो अगर उस नियम का पालन पूरी दुनिया में करना शुरू कर दे तो ये न्याय संगत नहीं है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली अगर अपन विचार करें तब तो पूर्व दिशा सोलर एनर्जी का सोर्स डायरेक्शन है, उत्तर दिशा ऑर्गेनिक एनर्जी का सोर्स डायरेक्शन है, और दोनों का समन्वय नॉर्थ ईस्ट में होता है तो वहाँ अधिक खुला होना, ये होना वो ज़्यादा लाभप्रद है। तो भारतीय वास्तुशास्त्र के नियम जो है वो यूनिवर्सल हैं। फेंग शुई के कुछ एक नियम कतिपय कारणों से स्थानीय स्तर पर है, लेकिन कई बार अनजाने में उनका व्यापक वैसे हो जाता है। दूसरा, भारतीय वास्तुशास्त्र फेंग शुई की तुलना में आधुनिक विज्ञान द्वारा अधिक प्रमाणित है, लेकिन दुनिया तक पहुंचने के मामले में, मार्केटिंग के मामले में मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद फेंग शुई हमसे अभी आगे है। जी बिल्कुल। शॉर्ट में आपसे एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि बहुत बार रिजल्ट्स लोगों को बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, तो वास्तु में समय आने में कितना देर लगती है, मतलब रिजल्ट्स आने में? मतलब आपका आशय ये है कि उपचार कर लें तो फिर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? दरअसल क्या है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सटीक भविष्यवाणी करना तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सामान्य स्थिति में जी कई बार 10-10, 15-15 दिन में भी अनुभूति होनी शुरू होती है कि नहीं कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। सामान्य स्थिति में ये है कि न्यूनतम आप माने कि 2 महीने, 3 महीने, अधिकतम 6 महीने, जिसमें आपको पूरा एहसास हो जाता है कि आपका जिस भवन में कार्य या निवास है, आपने प्रारंभ किया है, वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। 1 साल में तो बहुत अच्छे से स्थापित हो जाता है और 2 साल में स्थिति पूरी बदल जाती है। जी। अगर बुरा है तो स्थिति हमारी नकारात्मक हो जाती है, गिरावट आ जाएगी, अच्छा है तो बहुत बदल जाएगी। 2 साल तो बहुत अधिकतम, सब कुछ बदल चुका होता है। जी। सामान्य स्थिति में 2 महीने से 6 महीने में आपको पक्के से आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है, कुछ हो रहा है। जी। आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित आपसे सवाल जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं है।
तो दिशा का ज्ञान ना होने पर किस तरह से सवाल वो पूछ सकते हैं अपने, और क्या क्या चीजें जरूरत होगी, किन किन चीजों की जरूरत होगी उनके सवालों का जवाब देने के लिए, वो जानना चाहता हूँ आपसे। क्या है, दरअसल सामान्य मान्यता ये है जी कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, भौगोलिक जो उत्तर है, लोग उसको आधार मानते हैं और उसके हिसाब से कहते हैं मेरे घर के उत्तर दिशा में ये है या पूर्व दिशा में ये है या अग्निकोण में ये है। ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है, क्योंकि भारतीय वास्तुशास्त्र में तो हम लोग वास्तव में मैग्नेटिक नॉर्थ को मानते हैं, चुंबकीय उत्तर को मानते हैं। तो इसलिए क्योंकि दक्षिणायन में सूर्य की स्थिति कुछ और होगी, उत्तरायण में सूर्य की स्थिति कुछ और होगी, इसलिए हम तो चुंबकीय उत्तर को मानते हैं। अब आप आधुनिक समय जो है, तकनीक का समय है, तो व्हाट्सएप लोकेशन के द्वारा गूगल अर्थ पे जाके आप अपने घर की एग्जैक्ट स्थिति देख सकते हैं कि भाई कितने डिग्री का कितना डिफरेंस है, और उससे हमको सटीक पता चलता है। दूसरा एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको दूर करना चाहिए, और वो ये है कि आम आदमी की ऐसी धारणा बन गई है कि जो उपदिशाएं हैं, जैसे अग्निकोण है, जैसे ईशान दिशा है, जैसे नैऋत्य दिशा है, वायव्य दिशा है, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य दिशा हो गई, जैसे तो हर व्यक्ति का एक सामान्य धारणा हो गई कि मेरे घर के अमुक कोने में ये वायव्य दिशा है, ईशान दिशा है। ऐसा हमेशा होता नहीं है। वो 0 डिग्री का प्लॉट हो और स्क्वायर हो तभी संभव होता है, और सामान्यतः प्लॉट जो है वो आयताकार अथवा इस तरह के कुछ होते हैं। तो इसलिए इस धारणा को मिटाएं और मैग्नेटिक नॉर्थ की कंपास से स्थिति देखें। मोबाइल्स में भी आजकल ऐप्स के द्वारा भी आप देख सकते हैं कितने डिग्री का फर्क आ रहा है, उत्तर किधर जा रहा है। वो अगर ज्ञान हो, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर जो है वो सटीक मिलेगा, सटीक होगा। जी, तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आप सभी को काफी पसंद आया होगा। आरके सुतार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपके सम्मानित चैनल ने मुझे अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।